हेलो एवरीवन। आज हम राजनीति विज्ञान में बीए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में से भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जान चुके हैं, जिनमें से प्रांतीय स्वायत्तता भी एक प्रमुख प्रावधान था। चूँकि ये इस अधिनियम की महत्वपूर्ण और पहचानी जाने वाली विशेषता है, इसलिए प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में विस्तार से हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये न केवल हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामान्य अध्ययन जीके के लिए भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता। सबसे पहले हम देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता है क्या, जो 1935 के अधिनियम में लागू की गई थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो भी विषय थे कानून बनाने के, प्रशासन के, शासन के, उन विषयों को 3 भागों में बांटा गया था, 3 सूचियों में बांटा गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों की सूची थी, जिनमें 50 विषय शामिल किए गए थे, और प्रांतीय हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को प्रांतीय सूची में डाला गया था, जिसमें 54 विषय शामिल थे, और 36 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। समवर्ती सूची का मतलब था इसके ऊपर संघ सरकार और राज्य या प्रांत दोनों कानून बना सकते थे, प्रशासन कर सकते थे, लेकिन विरोध की स्थिति में संघीय कानून मान्य होगा। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी था कि अवशिष्ट जो इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आ पाए हैं, वो शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी, जिनका प्रयोग गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से कर सकता था। तो इस व्यवस्था से प्रांतों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिसके ऊपर प्रांत स्वयं निर्णय लेकर के, स्वयं कानून बना करके अपना प्रशासन चला सकते थे। तो एक तरह से ये शक्तियों का बंटवारा प्रांतों को अपने इस निर्धारित क्षेत्र में एक अनन्य अधिकार प्रदान करता है, जिसमें केंद्रीय शासन से स्वतंत्र होकर के वो अपना कामकाज कर सकता था। यानी कि प्रांतीय स्वशासन एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल होंगे, जिन्हें अपने निर्धारित क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त होंगे, और उसमें वे केंद्रीय शासन और विधानमंडल से अधिकांशतः स्वतंत्र होंगे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता के 2 पक्ष थे, एक आंतरिक और एक बाह्य। प्रथम का संबंध, इसमें से जो पहला है आंतरिक स्वायत्तता, इसका संबंध है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी थी, और बाह्य स्वायत्तता का अर्थ है कि प्रांतीय प्रशासन पर केंद्रीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ताकि प्रांत अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकें। अब तो प्रांतीय स्वायत्तता से हम ये समझ सकते हैं कि अपने विषयों के संदर्भ में प्रांतों को केंद्र से स्वतंत्र होकर के अपने प्रांत के स्तर पर काम करने का अधिकार था, जिसके ऊपर केंद्र की तरफ से कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं होगा, और अधिकांशतः वो प्रांत इस मामले में स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता की संरचना क्या थी, किस तरह से ये काम करती थी। इसकी संरचना में 3 प्रमुख अंग हम देखते हैं: राज्यपाल यानी कि गवर्नर, मंत्रिमंडल और विधानसभा। विधानसभा के बारे में मैं बता दूं कि विधानसभा 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनात्मक थी और 5 में एक सदनात्मक विधानसभा मौजूद थी। तो 6 में थी द्विसदनात्मक और 5 में थी एक सदनात्मक। तो इस तरह से विधानमंडलों की संरचना की गई थी। राज्यपाल प्रांतीय शासन का एक तरह से अध्यक्ष होता था,
बम्बई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत मंत्री की सिफारिश पर किए जाते थे। क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रांत थे, इसलिए अन्य प्रांतों के गवर्नर गवर्नर जनरल की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे। गवर्नर को विशेष शक्तियाँ थी, स्वविवेकीय शक्तियाँ, व्यक्तिगत निर्णय और मंत्रियों की अनुशंसा के अनुसार काम करने के अधिकार दिए गए थे। इसका दूसरा प्रमुख अंग मंत्रिमंडल। इसका निर्माण गवर्नर प्रांतीय विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के परामर्श से करता था। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते थे। मंत्री गवर्नर के प्रति और प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। गवर्नर को मंत्रिमंडल निर्माण एवं मंत्रिमंडल की सहायता से काम के संचालन करने संबंधी कुछ निर्देश भी दिए गए थे। विधानमंडल के सदस्य वर्गीय और सांप्रदायिक आधार पर चुने जाते थे, जिसकी व्यवस्था 1909 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और इसको इसकी अवधि से पूर्व भी भंग किया जा सकता था। प्रांतों में उच्च न्यायालय और प्रांतीय सेवाओं की स्थापना भी की गई थी, जो कि प्रांतीय स्वायत्तता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य था। प्रांतीय स्वायत्तता की जब हम बात करते हैं तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि प्रांतों के ऊपर अपने इन विषयों के शासन प्रशासन के संदर्भ में कोई भी प्रतिबंध नहीं था या कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। इन प्रांतीय शक्तियों के ऊपर भी प्रांतों को काम करने के बारे में कुछ प्रतिबंध थे, जिनको 2 भागों में हम देख सकते हैं, बाह्य प्रतिबंध और आंतरिक प्रतिबंध। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिनके कारण प्रांत अपने कामों को लेकर के स्वतंत्र नहीं थे और इनको गवर्नर जनरल या संघ सरकार के अधीन उनके निर्देशों के पालन के अनुरूप काम करना पड़ता था। जैसे अनुच्छेद 102 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को आपातकालीन घोषणा का अधिकार दिया गया था। ऐसी घोषणा पर संघीय विधानमंडल प्रांतीय विषयों पर कानून बना सकते थे। यानी प्रांतीय विषय एक तरह से आपातकालीन घोषणा होने पर संघीय विषयों के समान माने जाते थे और उनके ऊपर प्रांतों को अधिकार न होकर के संघ को मिल जाता था। धारा 126 के अंतर्गत गवर्नर जनरल प्रांतों को निर्देश जारी कर सकता था और गवर्नर को मिले इन निर्देशों के अनुरूप ही प्रांतों का प्रशासन चलता था। कुछ विधेयकों पर कुछ जो बिल होते थे कानून बनाने के, उनको ऊपर गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति होना जरूरी था, तभी वो प्रांतीय विधानमंडल में रखे जा सकते थे। तो एक तरह से ये गवर्नर जनरल का पूरी तरह से प्रांतीय विधानमंडलों पर हस्तक्षेप था। गवर्नर जनरल विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था, जिनके ऊपर विधानमंडल को फिर से विचार करके गवर्नर जनरल की संस्तुति के आधार पर उसमें परिवर्तन करना होता था। गवर्नर जनरल कुछ विधेयकों को गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए रोक सकता था। वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में प्रांतीय विधेयकों पर प्रांतीय जो बिल थे उनके ऊपर गवर्नर को हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन गवर्नर चाहे तो वो गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए उसको रोक सकता था और इसके ऊपर फिर अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल के द्वारा ही दी जा सकती थी। धारा 93 के अंतर्गत संवैधानिक शासन की विफलता की घोषणा पर गवर्नर शासन का भार स्वयं वहन कर लेता था। ऐसी स्थिति में वहाँ के मंत्रिमंडल को कोई अधिकार नहीं होते थे। इस स्थिति में गवर्नर को गवर्नर जनरल के निर्देशों का पालन करना होता था। तो एक तरह से प्रांतों का शासन गवर्नर के ऊपर आ जाता था और गवर्नर जनरल के निर्देशों के अनुसार काम करता था। तो सीधे सीधे अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल ही प्रांतों का शासन संभालता था। गवर्नर जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रांतों को प्रदत्त विषयों में भी हस्तक्षेप कर सकता था। यानी जो सूचियाँ थी, वैसे तो वो जो प्रांतीय सूची थी वो प्रांतों के अधीन होती थी, लेकिन विशेष उत्तरदायित्व के नाम पर प्रांतीय सूची में भी गवर्नर जनरल अपना हस्तक्षेप कर सकता था। तो ये एक तरह से प्रांतीय स्वायत्तता को कम करने की कोशिश भी इसी विधेयक के अंतर्गत मौजूद थी, इसी अधिनियम के अंतर्गत मौजूद थी। अब देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता पर आंतरिक क्षेत्र में प्रतिबंध। प्रांतीय कार्यपालिका का निर्माण व अंत गवर्नर के हाथ में था और ये हम सब जानते हैं कि गवर्नर जनरल के अधीन काम करता था। वित्तीय मामलों में गवर्नर को असाधारण अधिकार प्राप्त थे। बजट उसी के
मार्गदर्शन में बनाया जाता था। विधानसभा द्वारा कम किए गए अथवा अस्वीकृत किए गए मांग के प्रस्ताव को वो वापस बहाल कर सकता था। तो एक तरह से विधानसभा के निर्णयों को वो गवर्नर पलट सकता था। तो एक राज्य के प्रांत के अंतर्गत भी गवर्नर, जो इस संरचना का महत्वपूर्ण भाग था, वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को बदल सकता था, विधानसभा के निर्णयों को बदल सकता था। सार्वजनिक सेवाओं पर मंत्रियों का कोई नियंत्रण नहीं था। लोक सेवक मंत्रियों के काम में बाधाएं प्रस्तुत करने की स्थिति में थे। गवर्नर विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर सकता था, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था और उसको गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता था। तो ये एक तरह से प्रांतीय विधानमंडल को कम या हीन स्थिति में लाने वाला प्रावधान था। उस जो गवर्नर था प्रांत का, उसको अध्यादेश जारी करने और अधिनियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त था। तो एक तरह से वो विधानमंडल का काम स्वयं भी कर सकता था। धारा 93 के अंतर्गत वह प्रांत में संवैधानिक विफलता की घोषणा कर सकता था और ऐसा होने पर पूरा कार्यभार विधानमंडल का, वहाँ के मंत्रिमंडल का, सब कुछ गवर्नर के जिम्मे हो जाता था। तो एक तरह से प्रांतीय विधानमंडल और मंत्रिमंडल के जो अधिकार थे प्रांतीय विषयों पर, वो दिखावे के लिए ज़्यादा थे और वास्तविक शक्तियाँ उनके पास कम थी। अब देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का क्रियान्वयन किस तरह से हुआ। फरवरी 1937 में इस अधिनियम के अंतर्गत चुनाव हुए, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव करवाए गए। कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इन प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल, असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई। सिंध, पंजाब में कांग्रेस को बहुत कम सफलता मिली। इन चुनावों के आधार पर जो 11 प्रांत थे उनमें स्वशासन प्रारंभ हुआ। 8 प्रांतों में यह शासन 1939 तक चला। दूसरे महायुद्ध में भारत को शामिल करने के प्रश्न पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बिना इनको पूछे महायुद्ध में भारत को शामिल कर दिया गया था। इसके पश्चात इन प्रांतों का शासन गवर्नरों ने अपनी इच्छा के अनुसार संचालित किया। शेष जो 3 प्रांत थे उनमें प्रांतीय स्वशासन 10 साल तक चला। कांग्रेस शासित प्रांत और उनकी उपलब्धियों की हम बात करें इस दौरान जो उन्होंने काम किया, तो बहुमत प्राप्त प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों का गठन किया, गवर्नरों से प्राप्त इस आश्वासन के पश्चात कि वे संवैधानिक शासन के रूप में कार्य करेंगे। यानी कांग्रेस ने ये अपनी सरकार तब बनाई जब गवर्नर ने इस बात का आश्वासन दे दिया कि वो केवल संवैधानिक शासक का कार्य करेंगे, वास्तविक रूप में उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी सरकार वहाँ पर बनाई। इन प्रांतों में गवर्नरों ने मंत्रियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया। जो विवाद उत्पन्न हुए उनका भी संतोषजनक हल निकाल लिया गया। मध्य प्रांत में जैसे कई विवाद हुए, उड़ीसा में संवैधानिक संकट हुआ, संयुक्त प्रांत बिहार में राजनीतिक कैदियों का प्रश्न था, संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस पर मुसलमानों को तंग करने का आरोप, जैसे कई विवाद थे जिनका संतोषजनक हल निकाल लिया गया था। गवर्नरों ने मंत्रिमंडल का निर्माण मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किया। इन प्रांतों में सार्वजनिक सेवाओं की भूमिका भी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के अनुकूल रही। आमतौर पर सभी प्रांतों में बड़े बड़े अधिकारियों ने मंत्रियों के निर्देशानुसार ही काम किया। तो कुल मिलाकर के इन जो बड़े कांग्रेस के बहुमत वाले जो प्रांत थे उनमें ये स्थिति ठीक रही। 28 महीने के अपने कार्यकाल में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अनेक अच्छे काम किए, जैसे घरेलू और कुटीर उद्योग, मद्य निषेध, ग्रामोत्थान, श्रम कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, हरिजनों का कल्याण, साहूकारों के ऋण के चंगुल से किसानों की मुक्ति, खेतीहरों की जमींदारों के अत्याचारों से रक्षा, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, उनकी जब्त संपत्ति को वापस करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य जो थे कांग्रेस शासित प्रदेशों में किए गए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लिनलिथगो ने भी कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा जो ये काम किए गए थे उनकी बहुत प्रशंसा की थी। कांग्रेस शासित प्रांतों में प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था लगभग सफल रही। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के बाद इन प्रांतों के शासन में गवर्नरों की भूमिका में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस शासित प्रदेशों में स्थिति और उपलब्धियां अच्छी रही। अब बात करें हम गैर कांग्रेसी
प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता किस प्रकार से इसने काम किया। ऐसे प्रांतों में गवर्नरों ने संवैधानिक अध्यक्ष की तरह काम नहीं किया, वे जिस समय भी चाहते हस्तक्षेप कर सकते थे। इन प्रांतों में कांग्रेस जैसे ब्रिटिश विरोधी संगठन न होने से गवर्नरों ने अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया। बंगाल और सिंध के संयुक्त मंत्रिमंडल निर्बल और अस्थायी थे। पंजाब के गवर्नर ने अपने मुख्यमंत्री की सलाह के बिना ही गवर्नर जनरल द्वारा कैदियों को छोड़ने के बारे में सलाह संबंधी पत्र का उत्तर भिजवा दिया। सिंध, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग की असेंबली में कम संख्या होने पर भी उसको सत्तारूढ़ रखने की कोशिश की गई। उनका ये कार्य पूरी तरह से असंवैधानिक था। पंजाब का मुख्यमंत्री अपने निजी काम से 6 माह तक देश के बाहर रहा, पर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया। सिंध और बंगाल के गवर्नर ने कोई उचित कारण के बिना ही वहाँ के मुख्यमंत्रियों को हटा दिया। अतः इन प्रांतों में व्यवहार में गवर्नरों ने ही शासन संचालित किया, मंत्रिमंडल उनके हाथ में कठपुतली बने रहे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस प्रशासित प्रांत में प्रांतीय स्वायत्तता ने सफलतापूर्वक काम किया और उनकी उपलब्धियां भी अच्छी रही, जबकि गैर कांग्रेसी प्रांतों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ और वहां पर गवर्नर के द्वारा ही शासन संचालित किया गया। अब कुल मिलाकर के हम मूल्यांकन की बात करें कि प्रांतीय स्वायत्तता किस तरह से, कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, किस तरह से इसका कामकाज रहा, उसकी बात हम करें तो 1935 के इस अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता कुल मिलाकर के वास्तविकता से दूर थी। गवर्नरों के विशेषाधिकार, स्वविवेकीय शक्तियाँ, व्यक्तिगत निर्णय के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया था और इनकी आड़ में उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश की। उदाहरण के लिए अल्पमत और सुव्यवस्था जैसे शब्दों की व्याख्या नहीं की गई। फलस्वरूप भारतीयों द्वारा शांतिमय और संवैधानिक आंदोलन को विनाशकारी कार्यों में गिना जा सकता था। श्री के.टी. शाह के शब्दों में विशेष उत्तरदायित्वों का उद्देश्य लोगों के आत्मसम्मान की हर चिंगारी और राजनीतिक अभिव्यक्ति की हर इच्छा को नष्ट करना था। तो इस तरह से हमने देखा कि बाह्य और आंतरिक नियंत्रण की जो व्यवस्था थी उसके प्रावधानों के फलस्वरूप प्रांतीय स्वायत्तता एक धोखा मात्र थी। गवर्नरों ने सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति को विकसित होने से रोककर संवैधानिक विकास को एक तरह से अवरुद्ध करने का काम किया। फिर भी ये स्पष्ट है कि सन 1919 की द्वैध शासन व्यवस्था की तुलना में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था अधिक अच्छी थी। इस व्यवस्था ने लोकप्रिय शासन की नींव को सुदृढ़ किया, भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान किया और उनमें सार्वजनिक हित के कार्यों को करने की प्रवृत्ति जागृत की। तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो यह व्यवस्था पूरी तरह से सफल तो नहीं रही, लेकिन एक तरह से कांग्रेस मंत्रिमंडलों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने का काम किया और भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण विकास चरण की तरह से ये अधिनियम का ये प्रावधान रहा। तो इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1947, जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।